हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 26 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम से संबंधित भारत और विश्व भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। महान भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित है। मशरूम चट्टानें भारतीय मरुस्थल की सुस्पष्ट भूमि विशेषताएं हैं। देखिए, आपका पहला वाला कथन गलत है। आपके सामने मैं यहाँ पर एक डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ, उसके जरिए आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं ये आपका अरावली रेंज है। अरावली पहाड़ियाँ कुछ इस तरह से आपकी ये फैली हुई हैं। तो आप ये देखेंगे, ये इसका ऊपरी वाला हिस्सा नॉर्थ बोला जाएगा और ये नीचे वाला साउथ बोला जाएगा। ये हिस्सा इसका पूर्वी है और ये हिस्सा इसका पश्चिमी है। अब नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो गया? उत्तर पूर्व का मतलब हो गया कि ये वाला हिस्सा नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि उत्तर पूर्व है। अगर आप अपने भारत के मैप पर देखेंगे तो आप ये देखेंगे इस हिस्से में आपका उत्तराखंड, हिमाचल और पश्चिमी यूपी का रीजन आ जाता है और वहां पर किसी प्रकार का कोई भी मरुस्थल नहीं है। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी महान भारतीय मरुस्थल यानी थार का रेगिस्तान जो है ये अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में नहीं है, बल्कि ये उत्तर पश्चिम में स्थित है, न कि पूर्व में। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। भारतीय राज्य राजस्थान में स्थित ये मरुस्थल गुजरात, पंजाब, हरियाणा तक विस्तृत है और इसके आगे ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक विस्तारित है। सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ मौजूद कुछ सुस्पष्ट मरुस्थलीय भूमि की विशेषताएं हैं, जैसे मशरूम आकार की चट्टानें, स्थानांतरी बालू के टिब्बे और मरुद्यान। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन केवल सही है, तो आंसर है आपका बी। पहले का बी, केवल सेकंड। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। कुल वनावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र के 5वें भाग से थोड़ा अधिक है। वास्तविक वनावरण क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसे वन भूमि के रूप में अधिसूचित और दर्ज किया गया है, भले ही वहां वृक्ष विद्यमान न हो। वनावरण प्राकृतिक वनस्पति का झुरमुट होता है जो वनों से ढका है। देखिए, बात करें हम अपने भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल की, तो हमारे भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है और इसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी आपकी जो वर्तमान की ISFR की रिपोर्ट आई है, ये भारत वन स्थित रिपोर्ट जो है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपके देश में जो अभी कुल वन क्षेत्र है, भारत का वन क्षेत्र है, वो है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर और ये देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। यानी ये आपका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है इसका कितना है? 21.71%। अब देखिए, यहाँ पर इसके हिसाब से आपका पहला वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कुल वनावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र के 5वें भाग से थोड़ा अधिक है। इसका 5वां भाग कितना होगा? 5वां भाग होगा 20%, लेकिन ये तो 21.71% है, यानी कि ज़्यादा है इससे। तो उस हिसाब से आपका पहला वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकंड वाला कथन आपका गलत है। यहाँ पे लिखा हुआ है वास्तविक वनावरण क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसे वन भूमि के रूप में अधिसूचित और दर्ज किया गया है, भले ही वहां पर वृक्ष हो या ना हो। देखिए, ये वास्तविक वनावरण और वन क्षेत्र जो होते हैं ये दोनों अलग अलग होते हैं। वन क्षेत्र जो है वो राजस्व विभाग के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र है, चाहे वहां पर वृक्ष हो या ना हो। वन क्षेत्र राज्यों के राजस्व विभाग के अभिलेखों से प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर जो विशेषता बताई गई है ये वास्तविक वनावरण की विशेषता नहीं बताई गई है, बल्कि राज्य का जो वन क्षेत्र है उसकी विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। वनावरण जो होता है वो प्राकृतिक वनस्पति का झुरमुट होता है जो कि वनों से ढका है, जिसकी पहचान वायु चित्रों और उपग्रह से प्राप्त चित्रों से की जाती है। तो यहाँ पर थर्ड वाला जो कथन है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ वनावरण प्राकृतिक वनस्पति का झुरमुट होता है जो कि वनों से ढका है, लेकिन यहाँ पर जो पूरी बात है वो यहाँ पर पूरी बात नहीं बताई गई है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका केवल पहला वाला सही है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही नहीं है। यहाँ पर आपका केवल 2 और 3 कथन सही नहीं है, तो आपका सही आंसर है सेकंड का डी। केवल 2 और 3 कथन असत्य है। तीसरा प्रश्न है आपका, भारतीय मरुस्थल में पाई जाने वाली मरुस्थलीय भू आकृतियों के संदर्भ में बरखान है। बरखान क्या है आपको बताना है। हिमनदीय, मृत्तिका और अन्य पदार्थों के मोटे निक्षेप, सारणीबद्ध भार जिसमें अधिक प्रतिरोधी चट्टानों की सतही परत के नीचे नरम चट्टानों की एक परत होती है, प्रचलित पवनों की दिशा के समानांतर रेत के लंबे संकीर्ण घटक, अंध्र चंद्राकार रेत के टीले। भारतीय मरुस्थल एक ऊबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अंधेड़ रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं और यहाँ पर जो
वार्षिक वर्षा है वो 150 मिलीमीटर से कम होती है। बरखान अर्धचंद्राकार या फिर चंद्रमा के आकार के रेतीले टीले होते हैं जो अकेले या समूहों में पाए जाते हैं। तो ये अर्धचंद्राकार रेत के टीले हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का डी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, पश्चिमी तटीय मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण होते हैं तथा उत्तर एवं दक्षिण में चौड़े होते जाते हैं। पश्चिमी तटीय मैदानों से प्रवाहित होने वाली नदियां सुविकसित डेल्टा का निर्माण करती हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत की तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। स्थित और सक्रिय भूआकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें एक आपका पश्चिमी तटीय मैदान है और दूसरा यहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है और जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों और बंदरगाहों के विकास के लिए ये प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करते हैं। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक पत्तनों में कांडला, मझगांव, जवाहरलाल नेहरू, नावा शेवा, मरमगांव, मैंगलोर, कोचीन आदि पत्तन यहाँ पर शामिल हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है और यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी सही है। देखिए पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है लेकिन उत्तर और दक्षिण में ये चौड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। थर्ड वाला कथन यहाँ पर गलत है। पश्चिमी तटीय जो मैदान है यहाँ से प्रभावित होने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं बल्कि पूर्वी तटीय मैदान की जो नदियाँ हैं वो डेल्टा बनाती हैं। पश्चिमी तट की जो नदियाँ हैं ये इनके ढाल बहुत सीधे या खड़े ढाल होते हैं, इसलिए ये नदियाँ अलग अलग भागों से प्रभावित ना होकर एक भाग में प्रभावित होती हैं और इसलिए ये यहाँ पर डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो यहाँ पर आपका केवल एक और दो कथन सही है। तो आपका सही आंसर है चौथे का ए, केवल एक और दो। पांचवा प्रश्न है आपका, विभिन्न प्रकार की चट्टानों में मौजूद खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। सामान्यतः धात्विक खनिज आग्नेय और कायांत्रित सेल संरचनाओं में पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज मैदानों और नवीन वलित पर्वतों की अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं, कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं तो कुछ कायांत्रित सेलों में, जबकि अन्य जो हैं ये अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। सामान्यतः धात्विक खनिज आग्नेय और कायांत्रित सेल समूहों में जिनसे बड़े पठारों का निर्माण होता है इनमें ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी सेल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है पांचवें का सी, एक और दो दोनों। छठवां प्रश्न है आपका, अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह विश्व के महाद्वीपों में आकार में पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप की 90% से अधिक भूमि बर्फ से ढकी हुई है। रॉस सागर और वेडल सागर इसकी दो प्रमुख लघु खाड़ी हैं। अंटार्कटिका विश्व के महाद्वीपों में आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसका भूभाग लगभग पूरी तरह से एक विशाल हिमप्रस्थ से ढका हुआ है। इसे प्राय कॉन्टिनेंट ऑफ सुपरलेटिव यानी कि एक ऐसा महाद्वीप जहां चरम स्थितियां पाई जाती हैं इसके रूप में इसको वर्णित किया जाता है। अंटार्कटिका विश्व का दक्षिणतम महाद्वीप है और यह विश्व का सबसे ऊंचा, शुष्क, तेज हवाओं वाला, ठंडा और बर्फीला महाद्वीप भी है। अंटार्कटिका का जो क्षेत्रफल है लगभग 5.5 मिलियन वर्ग मील है और इसकी 98% से अधिक भूमि जो है बर्फ से ढकी हुई है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन भी सही है और सेकंड वाला भी सही है। थर्ड वाला कथन है ये भी सही है। रॉस सागर और वेडल सागर इसकी दो प्रमुख लघु खाड़ी हैं। तो यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही कथन सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है छठवें का सी, यानी कि 1, 2 और 3। सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित महाद्वीपों को उनके आकार के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप। देखिए आपके 7 महाद्वीप में 7 कॉन्टिनेंट है। इनमें पहले नंबर पर जो है आपका एशिया महाद्वीप आता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपका जो आता है अफ्रीका आता है। इसके बाद थर्ड नंबर पर जो आता है वो आपका नॉर्थ अमेरिका आता है, यानी उत्तरी अमेरिका आता है। चौथे नंबर पर आकार में घटते हुए आकार में चल रहे हैं हम, तो चौथे नंबर पर आपका जो आता है साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका आता है। पांचवें पर, जिसके बारे में अभी आपने देखा, अंटार्कटिका आता है। अंटार्क लिख दे रहा हूं मैं आपको। तो पांचवें पर नंबर पर अंटार्कटिका आता है। छठवें नंबर पर जो आता है आकार में यूरोप आता है और सातवें नंबर पर जो आता है वो आता है ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर अगर आप इनका सही क्रम लगाएंगे तो इनका सही क्रम है 1, 2, 4,
यानी कि आपका जो बिल्कुल क्रम बिल्कुल सही है, 1 2 3 4, तो आपका सही आंसर है 7वें का ए, 1 2 3 4। ठीक है, अगर आपको सातों के सातों महाद्वीप लगाने हो तो सबसे पहला एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। 8वां प्रश्न है आपका, बृहद हिमालय के निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। यानी कि हमें जो पर्वतीय दर्रे हैं उनको पश्चिम से पूर्व यानी इस साइड से लेकर इस साइड में व्यवस्थित करना है। जोजिला, बारालाचाला, शिपकीला, जेलिपला। देखिए, जोजिला की बात करें तो जोजिला बृहद हिमालय पर स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है और यह दर्रा समुद्र तल से 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये कश्मीर घाटी से लद्दाख तक विस्तारित है। यानी कि जोजिला जो है ये कहां से कहां तक है, ये आपका कश्मीर से लेकर कहां तक, लद्दाख तक जा रहा है। अब बात कर लेते हैं बारालाचाला दर्रा की। तो बारालाचाला दर्रा जो है जास्कर श्रेणी में स्थित ये भी एक उच्च पर्वतीय दर्रा है और ये दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लेह मनाली राजमार्ग के किनारे स्थित लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है। तो यहां पर आपका बारालाचाला के बारे में भी जान लिया। अब बात कर लेते हैं शिपकीला दर्रे की बात कर लेते हैं। तो शिपकीला जो दर्रा है ये भी एक पर्वतीय दर्रा है और ये किन्नौर जिले को चीन के एक स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। इसी दर्रे के माध्यम से उफनती हुई सतलज नदी चीन अधिकृत तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। जेलिबजा की बात कर लें तो जेलिबजा 13,999 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक उच्च तुंगता वाला पर्वतीय दर्रा है और ये ल्हासा को भारत से जोड़ता है। ये भारत में सिक्किम के पूर्वी भाग में भारत और तिब्बत के बीच में ये स्थित है। यानी कि आप ये भी देख पा रहे हैं कि यहां पर भी इनका जो पश्चिम से पूर्व का क्रम है ये बिल्कुल सीक्वेंस में ही है, 1 2 3 और 4। तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा यहां पर 8वें का सी वाला होगा। यानी 1 2 3 4 इनका भी सही क्रम है। जोजिला सबसे पश्चिमी है, उसके बाद बारालाचाला है, फिर शिपकीला है, उसके बाद फिर जेलिपला है। तो यहां पर आपका सही क्रम जो है ये बिल्कुल सही सीक्वेंस यही है, 1 2 3 4। तो आपका सही आंसर है 8वें का सी वाला। 9वां प्रश्न है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है। पृथ्वी के प्रारंभिक आदि वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी। अगला है, पृथ्वी के ठंडे होने के दौरान पृथ्वी के ठोस आंतरिक भाग से गैस है और जलवाष्प बाहर निष्कासित हो गए। देखिए, वर्तमान वायुमंडल में विकास की 3 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। इसकी पहली अवस्था में आदि जो वायुमंडलीय गैसें थी उनका विनाश हुआ था। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप और जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया था। इसकी जो तीसरी अवस्था थी इसमें वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से संशोधित किया था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, यानी प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी तो सौर पवन के कारण ये पृथ्वी से दूर हो गई। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। पृथ्वी के ठंडे होने के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें और जलवाष्प बाहर निकली और इसी से वर्तमान वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभिक वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया की अधिक मात्रा और स्वतंत्र ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। तो वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के अंदरूनी भाग से गैसें धरती पर आईं इसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी आपका सही है। अंत में आपकी तीसरी प्रक्रिया जो हुई है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल और महासागरों में ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी होना प्रारंभ हुई। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 9वें का सी, 1 और 2 दोनों। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। सघन एवं संगठित चट्टानें जमने पिघलने की क्रियाओं से सबसे कम प्रभावित होती हैं। अवसादी चट्टानें अपक्षय की प्रक्रिया के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। ग्रेनाइट की तरह अधिक कठोर और अत्यधिक मजबूत चट्टानें हिमकरण और पिघलने की क्रियाओं में सबसे कम प्रभावित होती हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन भी आपका सही है। कम कठोर और भंगुर चट्टानें तुषार क्रिया से अधिक प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए अवसादी चट्टानें अधिक छिद्रयुक्त होने के कारण अपक्षय की क्रिया के प्रति अति संवेदनशील होती हैं। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 10वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 11वां प्रश्न है आपका, गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा युग्म यहां पर सही सुमेलित है। नदियों के नाम एक तरफ संगम स्थल लिखे हुए हैं, भागीरथी एवं अलकनंदा, देवप्रयाग, धौली और विष्णुगंगा, कर्णप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा, रुद्रप्रयाग।
गंगा अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों की दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है और यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। इसके बाद इसे गंगा के रूप में जाना जाता है। तो आपका पहला वाला युग्म यहाँ पर बिल्कुल सही है। वहीं जो अलकनंदा है इसका उद्गम स्रोत है वो बद्रीनाथ के ऊपर सतोपद हिमनद है। सेकंड वाला जो कथन है ये गलत है। सेकंड वाला युग्म जो है गलत है। अलकनंदा नदी धौली और विष्णुगंगा के संगम से बनती है जो जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिलती है। यानी ये कर्णप्रयाग में नहीं मिलती है बल्कि ये विष्णुप्रयाग में मिलती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला युग्म जो है ये गलत हो जाएगा। थर्ड वाला युग्म जो है ये बिल्कुल सही है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदियां जैसे पिंडर गंगा है ये कर्णप्रयाग में इनसे मिलती है, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा रुद्रप्रयाग में इसमें मिलती है। तो यहां पर आपका थर्ड वाला जो है ये बिल्कुल सही है। और देखिए गंगा जो है गंगा हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो यहां पर आपका केवल 1 और 3 युग्म सही है। तो आपका सही आंसर है 11 का सी, केवल 1 और 3। 12वां प्रश्न है आपका, धरती को स्पर्श करता एक उग्र घूर्णनशील वायु स्तंभ सामान्यतया एक तड़ित झंझा के आधार से जुड़ा कहलाता है टॉर्नेडो, जलभंवर, तूफान महोर्मी, सुनामी। टॉर्नेडो धरती को स्पर्श करने वाला एक उग्र घूर्णनशील वायु स्तंभ है जो सामान्यतः एक तड़ित झंझा के आधार से जुड़ा होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 12 का ए वाला। 13वां प्रश्न है आपका, अम्लीय लावा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। ये उच्च गलनांक वाला अत्यधिक गाढ़ा लावा होता है। ये लावा गहरे रंग के होते हैं। ये लौह एवं मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं किंतु इनमें सिलिका की मात्रा कम होती है। ये एक प्रबल विस्फोट के साथ निकास नली से बाहर निकलते हैं। देखिए अम्लीय लावा अत्यधिक गाढ़ा होता है और इसका गलनांक जो होता है उच्च होता है। तो पहला वाला कथन यहाँ पर सही है। सेकंड वाला कथन जो है गलत है। ये लावा गहरे रंग का नहीं बल्कि ये हल्के रंग का कम घनत्व वाला होता है और इसमें सिलिका की मात्रा कम नहीं होती है बल्कि सिलिका की मात्रा इसमें अधिक होती है। सिलिका का अनुपात यहाँ पर अधिक होता है और लौह मैग्नीशियम का अनुपात इसमें थोड़ा कम होता है। ये धीमी गति से प्रभावित होते हैं और जमने से पहले ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते। तीसरा वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। निकास नली में लावा का तुरंत जम जाना बाहर निकलने वाले लावा के प्रभाव को बाधित करता है। इसके परिणाम स्वरूप एक प्रबल विस्फोट होता है और कई ज्वालामुखी बम या ज्वलनखंड जो है ये बाहर निकलते हैं। तो यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 13 का सी, केवल 1 और 3। 14वां प्रश्न है आपका, शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है ये भारत में सर्वाधिक विस्तृत वन है। सागवान, एक्सलवुड, रोजवुड, लाल चंदन, पलास, अमलतास, लैरेल आदि महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। देखिए शुष्क पर्णपाती वन देश के उन विस्तृत भागों में मिलते हैं जहां वर्षा 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इन वनों के वृक्षों की पत्तियां शीत ऋतु में यानी जब मौसम सबसे शुष्क रहता है अपने आप झड़ जाती हैं और चारों ओर नग्न वृक्षों के साथ वन एक विशाल घास के मैदान की तरह दिखाई देते हैं। इनमें शीत ऋतु के पश्चात ही नए पत्ते निकलते हैं और वर्षा के मौसम में इस प्रकार के वन हरे पत्ते से भरपूर पूरी तरह से लद जाते हैं। तो ये यहाँ पर आपका पहला वाला कथन जो है ये गलत है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये भारत के सर्वाधिक विस्तृत वन है, ये गलत है। भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है बहुतायत में पाए जाते हैं, न कि शुष्क पर्णपाती। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। इन वनों के वृक्षों में तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, अक्सलवुड, सागवान, शीशम, सामान्य बांस, लाल चंदन, लैरेल इत्यादि इन वनों में आमतौर पर पाए जाने वाले वृक्ष हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। क्योंकि यहां पर पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, केवल पहला वाला सही नहीं है, तो आंसर है 14 का ए, केवल 1। 15वां प्रश्न है आपका, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली कछुओं की एक प्रजाति रेड ईयर स्लाइडर ट्रैकेमिस स्क्रिप्टा एलिगेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह कछुए की एक प्रमुख आक्रामक प्रजाति है। यह प्रजाति भारत में प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। रेड ईयर्ड स्लाइडर, जिसे रेड ईयर्ड टेरेपिन भी कहा जाता है, ये कछुओं की एक अमेरिकी नस्ल है जो व्यापक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी मैक्सिको में पाई जाती है। ये यहाँ पर पालतू पशु के रूप में प्रसिद्ध हैं। साथ ही ये भारत सहित
विश्व के अनेक भागों में भी बहुत कम समय में आक्रामक प्रजाति के रूप में उभरकर सामने आए हैं। तो ये कछुए की भारत में एक आक्रामक प्रजाति है और ये प्रजाति भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है, बल्कि इसे अवैध रूप से लाया गया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला कथन यहाँ पर सही है। तो आपका सही आंसर है 15 का ए, केवल एक। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।